हाँ तो भाई, क्या हाल है आप सभी के? अच्छे सभी? चलो तो जैसा कि आप सभी को पता ही है, लास्ट लेक्चर में हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात की थी। आप सोच रहे होंगे सर आप रोज ही कहते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात की। अरे यार, हर टॉपिक अपने आप में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कहीं ना कहीं वो इम्पोर्टेंट होता ही है हमारे लिए, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से या कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। लेकिन है कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो सारे ही टॉपिक इम्पोर्टेंट है भाई, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं हो, ठीक है। हर टॉपिक का अपना अलग महत्व है। चलिए, तो जैसा कि मुझे लग रहा है कि आपको बहुत ही अच्छे से ये सारे टॉपिक हैं, लेक्चर हैं, वो अच्छे समझ में आ रहे हैं। जिस प्रकार से आपका फीडबैक है या मतलब जैसे जैसे हम बच्चों के संपर्क में उनका जो फीडबैक हमें मिल रहा है, तो उससे अच्छा ऐसा लग रहा है कि आप वास्तव में अच्छी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप हमें एक राइट फीडबैक देते हैं, तो हमें भी लगता है कि यार जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका थोड़ा सा कहीं भी जो फल है वो हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज को जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो जुड़े रहिए भाई। इस टॉपिक का जो नाम है, जिसका आपको बहुत दिन से इंतजार था, वह है आर्तव चक्र। क्या है? आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है भाई। आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल, आप इसको जानते हैं भाई। तो क्या है? अच्छा, आर्तव चक्र को आप ऋतुस्राव या रज चक्र के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है भाई। आर्तव चक्र को आप ऋतुस्राव या रज चक्र के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम फुल नॉलेज इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में लेंगे, ठीक है। बिल्कुल, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझने हैं। क्यों समझने? क्योंकि ये हमारे जो जनन स्वास्थ्य बोलते हैं ना, रिप्रोडक्शन हेल्थ, जनन स्वास्थ्य से संबंधित टॉपिक हैं, ठीक है भाई। बिल्कुल, तो इनके बारे में वास्तव में हमें जो नॉलेज है, अपनी एक वास्तविक नॉलेज हमें होनी चाहिए, ठीक है। आगे जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, हम उसमें रिप्रोडक्शन हेल्थ पढ़ेंगे, जनन स्वास्थ्य पढ़ेंगे कि जनन से संबंधित जो स्वास्थ्य है वो हम कैसे प्राप्त करें या क्या हमें करना होता है जिससे हमें जनन संबंधी बीमारी वगैरह या जनन संबंधी कोई समस्या वगैरह नहीं आए। तो ऐसी सारी नॉलेज हम चैप्टर नंबर 4 में लेंगे, ठीक है। तो जब हम वहाँ टॉपिक पढ़ेंगे तो इनका वहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल होता है, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनिए भाई, आर्तव चक्र। अब हालांकि मैं चैप्टर नंबर 1 में भी इसके बारे में बात कर चुका हूँ कि जो रज चक्र होता है वो प्राइमेट मादाओं में चलता है। कौन सी मादाओं में चलता है? प्राइमेट मादाओं में चलता है। और प्राइमेट मादा तो आप जानते ही हैं, जैसे बंदर है, लंगूर है और मानव है। अच्छा, लंगूर के अंदर वो वाला ही लंगूर नहीं होता है जो अपने गांव में आते हैं। देखो, गांव में जो आता है ना, जिसका ब्लैक फेस होता है, लंबी पूंछ होती है, उसको हम लंगूर बोलते हैं। लंगूर एक ग्रुप है, एक ग्रुप होता है लंगूर, ठीक है। और उस ग्रुप में आपके गोरिल्ला, चिंपैंजी, औरंगुटान, बब्बून वगैरह, ये मतलब ऐसे बंदर या लंगूर प्रजाति के वो सारे सम्मिलित किए जाते हैं भाई, ठीक है। चलिए, तो मेंस्ट्रुअल के बारे में छोटी सी बात थी। आपको इम्पॉर्टेंट रूप से क्या समझना है कि जो मानव मादाएं होती हैं, प्राइमेट मादाएं, मोस्टली हम मानव की बात कर रहे हैं, तो मानव मादाओं में 28 दिन का, एक एक बात को आप क्लियरली समझना, बिल्कुल मैं एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा, कोई भी कंसेप्ट आएगा आपका बाकी नहीं रहेगा बिल्कुल, लेकिन आपको ध्यान से सुनना है। किसी भी मादा में एवरेज औसत जो रज चक्र का टाइम होता है वो 28 दिन का मानते हैं। 28 दिन का एक रज चक्र। अच्छा, चक्र शब्द जहाँ लग जाए ना, चक्र, तो चक्र का मतलब होता है जो चलता रहे, मतलब एक बार हुआ, ख़त्म हुआ, वापस स्टार्ट, समझ रहे ना, वही तो साइकिल है। और साइकिल का मतलब क्या होता है कि जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो वहीं पर आप वापस आ जाइए, वही तो चक्कर होता है भाई, ठीक है। तो रज चक्र भी वही है भाई, एक प्रकार का साइकिल है, वो भी किसका? ब्लीडिंग का, ब्लड का, और वो भी मादा जनन तंत्र या मादा जनन मार्ग के अंदर चलता है, ठीक है। तो ये बात नॉर्मल सी है कि भाई
मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होता है वो 28 दिन का मानते हैं, हम औसत मान के चलते हैं। हालांकि हर महिला में इसका जो टाइम है वो अलग अलग होता है, जैसे किसी में 28, किसी में 29, किसी में 30, किसी में 31, किसी में 35, है ना। तो 35 से प्लस भी कई बार हो जाता है, लगभग 38 दिन तक, तो तब तक हम उसे नॉर्मल मान के चलते हैं भाई, ठीक है। हाँ, ऐसे बहुत सारी एबनॉर्मलिटी भी आती हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ठीक है। तो एवरेज जो साइकिल होता है वो 28 दिन का माना जाता है। अब ये कैसे होता है, क्या है 28 दिन का मतलब और कैसे चलता है, वो सारी बातें अब हम यहाँ पर जानेंगे। बिल्कुल आप कंसंट्रेट होके सुनिए सभी। देखो भाई, एक आवर्तव चक्र की यदि हम बात करें तो ये टोटल 4 प्रावस्थाओं में कंप्लीट होता है। इसकी 4 प्रावस्थाएं, ध्यान सुनना एक एक पॉइंट को। आवर्तव चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की कितनी प्रावस्था हैं, 4 प्रावस्था, ठीक है। तो सबसे पहली जो प्रावस्था है उसे आप बोलेंगे रज प्रावस्था। सेकंड जो प्रावस्था है वह होती है पुटकीय प्रावस्था। तीसरी जो प्रावस्था होती है वह होती है अंडोत्सर्ग प्रावस्था। और चौथी जो होती है, वो लास्ट जो होती है, उसे बोलते हैं पश्च अंडोत्सर्ग प्रावस्था। आगे बात समझ में। तो किसी भी महिला का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जो आवर्तव या रज चक्र होता है, वो टोटल 4 प्रावस्थाओं से गुजरता है। कितनी प्रावस्थाओं से गुजरता है, 4 प्रावस्थाओं से। सबसे पहली प्रावस्था कौन सी है, रज प्रावस्था, जिसको आप ब्लीडिंग फेज के नाम से जानते हैं। पुटकीय प्रावस्था, जिसको आप फॉलिकुलर के नाम से जानते हैं, फॉलिकुलर फेज। अंडोत्सर्ग, जिसको आप ओवुलेशन के नाम से जानते हैं, इंग्लिश नाम है। पश्च अंडोत्सर्ग, जिसको आप पोस्ट ओवुलेटरी के नाम से जानते हैं भाई। ये 4 प्रावस्थाएं होती हैं टोटल, और इन्हीं 4 प्रावस्थाओं से हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एक चक्र के रूप में हमेशा चलता रहता है, ठीक है। तो ये 4 प्रावस्थाएं, ये जो नाम है वो आपको याद रखना है। पहली प्रावस्था रज प्रावस्था, जिसको आप ब्लीडिंग फेज कहते हैं, है ना। दूसरी पुटकीय प्रावस्था, जिसको आप फॉलिकुलर फेज कहते हैं। तीसरी अंडोत्सर्ग, जिसको आप ओवुलेशन फेज बोलते हैं। चौथी पश्च अंडोत्सर्ग, जिसको आप पोस्ट ओवुलेटरी कहते हैं। अब ये कितने इजी हैं ये अभी आपको पता चल जाएगा कि भाई वास्तव में मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ नहीं है, तो बहुत अच्छा सा एक बहुत इजी एक कंसेप्ट, एक इजी सिस्टम है। ध्यान सुनिए मेरी बात को, एक एक चीज़ अब हमें समझनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रज प्रावस्था की, ठीक है भाई। अच्छा, ये रज प्रावस्था क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे और फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए भाई, जैसा कि आपको हेडिंग से ही लग रहा है कि यह कोई ऐसी प्रावस्था होगी जिसमें ब्लीडिंग होगी, क्योंकि नाम ब्लीडिंग फेज है, ठीक है। तो ब्लीडिंग होगी, तो ये स्टार्ट कैसे होता है, ध्यान सुनो मेरी बात। एक महिला है, अब मैं एक एग्जाम्पल आपको ले रहा हूँ। एक महिला है जिसमें 28 दिन का रज चक्र है, 28 दिन का। तो जब 28 दिन का चक्र है तो मैं 1 तारीख से स्टार्ट करूं। एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हम कि मान लीजिए किसी महिला का रज चक्र महीने की 1 तारीख को हुआ, 1 डेट को। ये एग्जाम्पल लिया है हमने, इसका मैं सारा अर्थ आपको बता दूंगा आगे चल के। मान लीजिए किसी महिला का जो रज चक्र है वो कौन सी डेट को है, महीने की 1, इसको आप 1 जनवरी मान लीजिए, ठीक है भाई। 28 दिन का एक रज चक्र लेके चल रहे हैं, उसके हिसाब से हम इसको समझेंगे। तो किसी भी महिला का मान लीजिए 1 जनवरी को रज चक्र हुआ, तो ये हुआ कैसे, आखिर ये रज चक्र हुआ कैसे, तो पहले उसके बारे में सुनो। देखो, पहले मेरी बात को सुनना।
आपने एक यूट्रस देखा था ना, मादा जनन तंत्र देखा था ना, गर्भाशय देखा था ना, ठीक है। तो मैं यहाँ हल्का सा एक डायग्राम बना दूँ गर्भाशय का, एक बहुत छोटा सा डायग्राम, केवल आपको समझाने के लिए, ठीक है भाई। समझ पा रहे हैं आप मेरी इस बात को? क्या ये डायग्राम आप पे भली भांति आता है? क्या इस डायग्राम से आप पहले से ही अवगत हैं? बिल्कुल। यह एक मादा जनन तंत्र है। इसमें जो आपको दिख रहा है वो यूट्रस है। क्या है? यूट्रस। अच्छा, यूट्रस की ये एक लेयर है, ये वाली लेयर, और इस लेयर को आप बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं भाई? एंडोमेट्रियम। ये एंडोमेट्रियम परत है। अब मैं आपको बता दूं, सुनो, ये यूट्रस है, तो गर्भाशय में सबसे बाहर की जो परत होती है ये रही एक लेयर, इसका नाम तो होता है पेरीमाइट्रियम। दूसरी जो लेयर है बीच की, इसका नाम होता है मायोमेट्रियम। क्या होता है? मायोमेट्रियम। और जो अंदर अंदर वाली तीसरी परत है इसका नाम है एंडोमेट्रियम। ये बात आपको समझ में आ गई? एक जो गर्भाशय होता है, यूट्रस जो होता है, उसमें 3 लेयर होती हैं। सबसे बाहर की होती है पेरीमाइट्रियम, बीच वाली होती है मायोमेट्रियम, और मैट्रियम मतलब, और तीसरी होती है एंडोमेट्रियम। ठीक है भाई। अब ये जो एंडोमेट्रियम परत है, जिसे आप हिंदी में अंतः स्तर भी बोल के चलते हैं। क्या बोल के चलते हैं? अंतः स्तर में। एक बार आप देख लूं कि ये आपको कहाँ तक दिख रहा है, उस हिसाब से मैं यहाँ लिखूंगा। चलिए, यहाँ तक तो आपको क्लियर दिख रहा है ना? तो ये अंतः स्तर, आप इसको हिंदी में बोल के चलेंगे एंडोमेट्रियम को। अब होता क्या है, एक एक पॉइंट सुनना आप, एक एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है, एंडोमेट्रियम परत की बात कर रहा हूं, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये खुद 2 परतों से मिलकर बनी होती है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो कि गर्भाशय की सबसे आंतरिक परत होती है ना, ये खुद 2 परतों से मिलकर बनी होती है। एक बनी होती है स्ट्रेटम फंक्शनलिस से, और एक बनी होती है स्ट्रेटम बेसिलस से। 2 परतें। देखो मैं आपको बता दूं, एक तो होती है फंक्शनलिस और एक होती है स्ट्रेटम बेसिलस या बेसल लेयर। ठीक है भाई। ये 2 परत होती हैं एंडोमेट्रियम की। एंडोमेट्रियम की भी 2 हैं, एक तो बेसिलस लेयर और एक फंक्शनलिस लेयर। तो मान लीजिए ये जो आपको दिख रही है ये तो फंक्शनलिस है, और इसके नीचे यदि मैं एक और लेयर ऐसे बना दूं तो ये स्ट्रेटम बेसिलस लेयर है। देखो, ये वाली तो बेसिलस है और ये वाली फंक्शनलिस है। अब आपको बात समझ में आ गई? अब सुनिए होता क्या है। अब मेरी बात को सुनना। अब जो मैं आपको जो शब्द बोलूँगा, इन शब्द जो जुड़ेंगे या इन शब्द का जो वास्तविक अर्थ आपको पता चलेगा जब मैं लास्ट प्रावस्था पे पहुंचूंगा ना, पश्च अंडोत्सर्ग पे, पश्च अंडोत्सर्ग पे पहुंचूंगा, तब आपको ये बात बिल्कुल रिलेट हो जाएगी रज प्रावस्था वाली, कि आखिर जो मैं अब इस प्रावस्था में शब्द बोलूँगा उनका मतलब क्या होता है, वो वास्तव में आपको तब अच्छा समझ में आएगा जब हम इस प्रावस्था के बारे में बात करेंगे। फिलहाल आप सुनिए केवल। देखो, मैं थ्योरी पढ़ रहा हूँ कि जो रज प्रावस्था होती है, ब्रीडिंग फेज, उस प्रावस्था में मानव जो मादा होती है, मैं मानव क्यों कहूँ, मैं मादा डायरेक्ट बोल देता हूँ, सुनिए। इस प्रावस्था में मादा के शरीर में, जो महिला है उसके शरीर में मोस्टली 2 हार्मोन की कमी हो जाती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एक एक पॉइंट को समझना। अब ये क्या चीज़ है, कहाँ से बने, ये सारी बात आपको मैं बाद में बताऊंगा अभी, लेकिन आपको बताऊंगा अभी, समझ में आ जाएगा। फिलहाल इतना समझो आप कि जब मादा के शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाती है तो गर्भाशय की
जो एंडोमेट्रियम परत होती है, अब मैं आपको बता दूं कि ये जो एंडोमेट्रियम परत होती है ना, वो रक्त और श्लेष्मा की बनी होती है। एंडोमेट्रियम परत और भी होते, लेकिन मोस्ट रक्त और श्लेष्मा, ठीक है। अब ये एंडोमेट्रियम परत एक अस्थायी परत है, बाद में प्रेगनेंसी के दौरान ये स्थायी हो जाती है, लेकिन वैसे ये अस्थायी परत होती है। अभी एक सुनिए आप, एंडोमेट्रियम परत जो किसकी बनी हुई है, रक्त और श्लेष्मा की, ठीक है। और ये परत जिससे बनती है ना, जिस हार्मोन से ये अपने आप को मेंटेन करके रखती है, वो ये दो हार्मोन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। मतलब गर्भाशय की एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से मेंटेन रहती है या अपने स्थान पर बनी रहती है। किस हार्मोन की वजह से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से। ये बात आपको समझ में आ गई। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मादा के शरीर में इन हार्मोन की कमी हो गई। अब आप समझदार हैं। अब आप क्या सोचेंगे, सर जब इन हार्मोन्स की कमी हो गई तो क्या ये एंडोमेट्रियम अपने आप को मेंटेन कर पाएगी? सोचो आप, मैंने क्या कहा था कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो ऐसे हार्मोन हैं जो इस लेयर को मेंटेन करके रहते हैं, मतलब इसको साधे रहते हैं या इससे बनती है, या आप ऐसे मानो। जब किसी मादा के शरीर में कोई कारणवश इन हार्मोन्स की कमी हो गई, अब ये कमी कैसे हुई वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। वह मैंने कहा था इन हार्मोन्स की कमी यदि हो गई तो आप मुझे बताइए क्या एंडोमेट्रियम अपना वजूद रख पाएगी? रख पाएगी? अपने आप को मेंटेन कर पाएगी? कदापि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो होता क्या है कि जब मादा के शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की कमी हो जाती है तो एंडोमेट्रियम की केवल और केवल जो फंक्शनलिस परत है, कौन सी परत, स्ट्रेटम फंक्शनलिस, वो झड़ने लग जाती है, वो पिघलना प्रारंभ कर देती है, वो टूटना प्रारंभ कर देती है। कौन सी परत? एंडोमेट्रियम की स्ट्रेटम फंक्शनलिस। और वो किसकी बनी हुई थी? रक्त और श्लेष्मा की। आगे बात समझ में, जब ये परत झड़ती है, ये स्ट्रेटम फंक्शनलिस जब झड़ती है तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये ब्लड के रूप में मादा योनि से बाहर नहीं निकलेगी? क्या बताओ आप मुझे। भाई मैंने कहा था ना एंडोमेट्रियम रक्त और श्लेष्मा की बनी हुई है, और ये वजूद रखती है किस हार्मोन से? अपना एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की वजह से। अब मैं आपसे कह रहा हूँ भाई उस महिला की बॉडी के अंदर इन हार्मोन्स की कमी हो गई। अब जब कमी हो गई तो ये परत तो भैया झड़ेगी, ये तो नष्ट होगी। और जैसे ये एंडोमेट्रियम नष्ट होती है ना, तो ये पिघलकर ये रक्त के रूप में मादा योनि से बाहर निकलती है, और आप इसी को कहते हैं लालाओ ब्लीडिंग। क्या बोलते हैं आप इसको? इसी को ब्लीडिंग बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं आप रजप्रावस्था या रज चक्र। आई बात समझ में? नहीं आई? ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ा केवल रजप्रावस्था। किसी भी महिला के अंदर हमने एक रज चक्र को स्टार्ट किया है अभी, ठीक है, स्टार्ट किया है। अब इसकी कंप्लीट जो मैकेनिज्म है, कंप्लीट जो थ्योरी है, वो अभी हम और देख के चलेंगे। फिलहाल आपको इतना पता चल गया कि किसी भी महिला जिसमें 28 दिन का आर्तव चक्र है, उसकी फर्स्ट तारीख को ये जो एंडोमेट्रियम की फंक्शनलिस थी वो झड़ गई, और इसी को हम ब्लीडिंग फेज के नाम से जानते हैं। अब ये कब तक चलती है वो सुनिए। ये अधिकतर 3 से 5 दिन तक की अवस्था है। कितने दिन तक की? 3 से 5 दिन तक की। मैं यहाँ लिख दूँ 3 से 5 दिन तक की प्रावस्था होती है। अर्थात किसी भी महिला में ये एंडोमेट्रियम यदि 1 तारीख से रज चक्र स्टार्ट हुआ है तो हो सकता है 3 तारीख तक ब्लीडिंग हो, और अधिकतम कितनी तारीख तक? 5 तारीख तक ब्लीडिंग हो सकती है। तो मैं ऐसे नहीं कह सकता क्या कि किसी महिला में
जो ये रज चक्र की पहली प्रावस्था होती है ब्लड निकलने वाली या ब्लीडिंग प्रावस्था, वो अधिकतम 3 से 5 दिन तक की प्रावस्था है। नहीं कह सकता का बोलो, ठीक है। अब आप देखिए नोट्स में मिलान कीजिए कि मैंने जो आपको ये थ्योरी बताई है क्या आपके नोट्सों में मैच कर रही है नहीं कर रही, आप उस घटना को समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। बहुत सिंपल है कि यह ऐसी प्रावस्था है जो पहले दिन से प्रारंभ होती है और लगभग 3 से 5 दिन तक की चलती है, या 3 से 5 दिन तक की प्रावस्था है। और इस प्रावस्था में मादा शरीर के अंदर कौन से हार्मोन, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की कमी हो जाती है, जिससे एंडोमेट्रियम की कौन सी परत, स्ट्रेटम फंक्शनलिस झड़ जाती है और केवल बचती कौन सी है, बेसिलस परत बचती है, ठीक है। और ये ब्लड के रूप में कहाँ निकलती है, मादा योनि से बाहर निकलती है और इसी को आप क्या बोलते हैं, रज प्रावस्था बोलते हैं। तो बताइए ये पहली प्रावस्था आपको समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है भाई। अब मेरी बात सुनिए, हमने इस महिला के अंदर रज चक्र को प्रारंभ किया है, केवल ये समझा है कि भाई इस महिला में 1 तारीख को रज प्रावस्था हुई और मान लीजिए वो 5 दिन तक चली, ठीक है भाई। तो 5 दिन तक या 5 तारीख तक तो ये एंडोमेट्रियम में पूरी कंप्लीट झड़ जाती है और ब्लड रुक जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट प्रावस्था, क्योंकि हम तो चक्र पढ़ रहे हैं और चक्र में मैंने कहा था कि जहाँ से आपने घटना स्टार्ट की है ना, आपको वापस वहीं पे पहुँचना है। और आप जुड़े रहिए लास्ट तक और मैं आपको बताऊंगा हम कैसे लास्ट तक वहीं पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। फिलहाल आपको ये पहली प्रावस्था बिल्कुल कंप्लीट समझ में आ गई होगी, कोई भी आपका डाउट नहीं होगा इसमें, ठीक है। चलिए दूसरी बात करते हैं। अब सेकंड प्रावस्था है लालाओ पुटकीय प्रावस्था। पुटकीय प्रावस्था जिसको आप फॉलिकुलर फेज के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे ध्यान सुनना, ये जो पुटकीय प्रावस्था होती है ये 6 से 13वें दिन की प्रावस्था है। इनका मतलब आप जरूर समझ लेना। वो क्या कहता है कि किसी महिला जिसमें 28 दिन का एक रज चक्र चलता है उसमें 1 तारीख से 5 तारीख तक तो क्या चल रही है, केवल ब्लीडिंग, ब्लड बाहर पास आउट हो रहा है, ठीक है। तो वो तो रज प्रावस्था हुई। अब दूसरी प्रावस्था कौन सी आती है भाई, पुटकीय प्रावस्था। और ये प्रावस्था कितने दिन की है, ये प्रावस्था 6 से 13 दिन। 6 से 13 दिन का मतलब आप समझ रहे हैं कि मान लीजिए किसी महिला का 1 तारीख को रज चक्र स्टार्ट हुआ है तो 6 तारीख से 13 तारीख तक की अवस्था है ये 13 दिन की अवस्था नहीं है, ये 13 तारीख तक की प्रावस्था है। देखो लगभग 6-7 दिन चल रही है बस। आप ये मत सोच समझना कि ये 13 दिन तक चलती है, 13 दिन तक नहीं चल रही भाई, ये 13 डेट है, तारीख है। हमने 1 तारीख से रज चक्र स्टार्ट किया है और 5 तक तो ब्लीडिंग हो रही है और 13 तारीख तक क्या चलेगी, पुटकीय प्रावस्था, ठीक है। अब इस पुटकीय प्रावस्था में क्या होता है वो आप समझिए। तो भाई लालाओ ये अंडाशय आपने पता ही है भाई, ये अंडाशय। तो 6वें दिन क्या होता है, 6वें दिन अब पीयूष ग्रंथि एक हार्मोन का स्रावन करती है जिसका नाम होता है FSH या फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन। क्या नाम होता है, फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन। अब इस डायग्राम का कोई काम नहीं है तो मैं अब यहाँ पर इसको रप्चर कर देता हूँ। अरे यार रप्चर नहीं यार, रफ कर देता हूँ। रप्चर शब्द तो काम आएगा, रप्चर शब्द भी काम लेंगे, ग्राफियन फॉलिकल होती है रप्चर, तो वही शब्द मेरे याद रह गया। चलिए देखो भाई, तो पुटकीय प्रावस्था कितने दिन की है, 6 से 13 दिन की। तो पता है इस प्रावस्था में क्या होता है, अब ये वही चित्र आपके काम आएगा जो मैंने आपको अंडाशय की संरचना नहीं समझाई थी क्या, अंडाशय की संरचना। और याद कीजिए भाई अंडाशय की संरचना में भी तो मैंने आपको यही बताया था, पुटकीय प्रावस्था वाली घटना। अरे यार पुटिका नहीं पड़ी थी कि पहले प्राथमिक पुटका, फिर द्वितीयक, फिर उसके बाद टर्साइरी, फिर उसमें प्राइमरी ऊसाइट और ग्राफियन पुटका जिसके अंदर द्वितीयक ऊसाइट होता है, ये सारी चीज़ें नहीं बताई थी। तो वही बात चल रही है, ठीक है। तो सुनिए, यह प्रावस्था 6 से 13 दिन की होती है।
इस प्रावस्था में क्या होता है, पीयूष ग्रंथि FSH का स्रावन करती है। और याद कीजिए FSH फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन, मतलब पुटिका वृद्धि या पुटिका प्रेरक हार्मोन। ठीक है, तो मतलब ये किसका विकास करेंगे, पुटिकाओं का। अब सुनिए मेरी बात, उस महिला में 5 दिन तक तो ब्लीडिंग हुई, छठवें दिन क्या हो रहा है वो सुनिए। छठवें दिन पीयूष ग्रंथि ने FSH हार्मोन रिलीज किया। अब ये FSH हार्मोन क्या करता है, जो आपकी ये प्रीमोर्डियल सेल्स थी ना या पुटिका थी, ये आगे चल के वही पुटिका में चेंज हो जाएंगी। यदि आपको पता हो तो वही वाली बात आ जाएगी। और मैं एट लास्ट, क्योंकि आप इसको पता ही है, आपको पता ही है इसके बारे में, तो ज़्यादा झंझट में मैं आपको नहीं डाल रहा। इतना आप सभी को पता है कि भाई ये किस प्रकार की संरचना बन जाती है। ठीक है, और इस संरचना को आप ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं आप इसको, ग्राफियन फॉलिकल, यानी कि परिपक्व पुटका कहते हैं ना, परिपक्व पुटका। और मैंने कहा था कि भाई जो परिपक्व पुटका होती है वो लास्ट वाली पुटका होती है, सबसे लास्ट वाली पुटका। आप समझ रहे मेरी बात को, कि उस महिला में जिसमें रजचक्र चल रहा है, तो छठवें दिन उसके अंडाशय में परिवर्तन होने लग जाएंगे। कैसे हुए, पीयूष ग्रंथि ने FSH रिलीज किया, FSH ने उन पुटिकाओं की क्या कर दी, वृद्धि कर दी पुटिकाओं की। तो एट लास्ट कौन सी पुटिका बन गई, ग्राफियन या परिपक्व पुटिका बन चुकी होती है। तो फॉलिकुलर स्टेज में या पुटकीय प्रावस्था में केवल आपका एट लास्ट जो उद्देश्य होता है वो परिपक्व पुटिका बनाने का होता है। या आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो प्राथमिक पुटिका होती है वो FSH हार्मोन की वजह से किस में बदल जाती है, परिपक्व या ग्राफियन पुटिका में बदल जाती है। और आपको पता होगा इस ग्राफियन पुटिका के अंदर ये कौन सी संरचना मौजूद है, द्वितीयक ऊसाइट। कौन संरचना मौजूद है, द्वितीयक ऊसाइट। आप जुड़ रहे हैं ना आप टॉपिक से, पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये सारी चीज़ें आपको आगे काम आएंगी। ठीक है, तो जब यार आपके सामने लिखा हुआ है कि पुटकीय प्रावस्था, तो नॉर्मल सी बात है कि ये वो प्रावस्था होगी जिसमें पुटिका अपने आकार में वृद्धि करेंगी। और पुटिका कैसे अपने आप को डेवलपमेंट करती हैं ये हम अंडाशय वाले टॉपिक में पढ़ चुके थे, जब हमने अंडाशय की संरचना देखी थी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि कैसे प्राथमिक पुटिका ये ग्राफियन पुटिका में बदली थी। तो आपको इतना लिखना है कि पीयूष ग्रंथि FSH छोड़ती है, जो प्राथमिक पुटिका को किस में बदल देती है, ग्राफियन या परिपक्व पुटिका में बदल देती है। बस यही हमारी फॉलिकुलर स्टेज होती है। तो लालाओ 13 दिन हो गए रजचक्र को, 13वें दिन तक क्या तक हो चुका है, ब्लीडिंग हो गई, मतलब पूरी एंडोमेट्रियम बाहर निकल गई और परिपक्व पुटिका बन गई। अब एक काम यहाँ पे याद रखो कि ये जो ग्राफियन फॉलिकल होती है या जो ये परिपक्व पुटिका होती है वो केवल एक हार्मोन का स्रावन करती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। परिपक्व पुटिका एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावन करती है। किस हार्मोन का, एस्ट्रोजन हार्मोन का। ध्यान सुनिए, यहां पे सबसे पहले क्या हुआ था, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की कमी। और मैंने कहा था ना कि ये दोनों हार्मोन एंडोमेट्रियम परत को बना के रखते हैं। ठीक है, तो पहले जब कमी हो गई, जब तो परत झड़ गई थी और ब्लड के रूप में बाहर निकल गई, लेकिन अब जब परिपक्व पुटिका बन जाती है तो वो कौन सा हार्मोन स्रावन करने लग जाती है, एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, एस्ट्रोजन। तो आपको याद करना है कि मुख्य रूप से एस्ट्रोजन का स्रावन कौन करती है, तो ग्राफियन फॉलिकल या परिपक्व पुटिका करती है। और ये एस्ट्रोजन क्या करेगा, अब ये एस्ट्रोजन यहाँ से जाकर अंडाशय से जाकर वाहिनियों के माध्यम से क्या करेगा, जो एंडोमेट्रियम नष्ट हो गई थी, स्ट्रेटम फंक्शनलिस, उसको दोबारा से बनाने का प्रयास करता है या दोबारा बनाना उसको प्रारंभ कर देता है। आगे बात समझ में, मतलब ग्राफियन पुटिका के द्वारा स्रावित एस्ट्रोजन हार्मोन टूटी हुई एंडोमेट्रियम को दोबारा से बनाना प्रारंभ कर देता है। ठीक है भाई, अब ये क्यों बनाता है, क्यों जरूरी है, आगे आपको बताऊंगा। अभी जुड़े रहिए केवल आप,
समझते चलिए जो मैं कह रहा हूँ। तो आपको पुटकीय प्रावस्था समझ में आ गई कि यह प्रावस्था 6 से 13 दिन की होती है। इस समय पीयूष ग्रंथि FSH हार्मोन स्रावित करती है और इस FSH हार्मोन के प्रभाव से प्राथमिक पुटका अपने आप में परिवर्तन कर परिपक्व पुटका में बदल जाती है और ये पुटका एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण करती है, जो क्या काम करती है भाई, जो एंडोमेट्रियम को दोबारा बनाने का प्रयास करती है, दोबारा बनाना स्टार्ट कर देती है केवल। ठीक है, तो ये है हमारी पुटकीय प्रावस्था। अब तीसरी प्रावस्था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वह है अंडोत्सर्ग प्रावस्था। कौन सी प्रावस्था? अंडोत्सर्ग। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या मैं आपको कई बार नहीं बता चुका क्या ओवुलेशन क्या होता है, अंडोत्सर्ग क्या होता है? हमने पढ़ा था अंडाशय की संरचना, तब भी पढ़ा था कि व्हाट इज ओवुलेशन या अंडोत्सर्ग क्या होता है। तो सुनिए, ये रजचक्र का कौन सा दिन है? ये 14वां दिन है। और ये 14वां दिन क्या मेरे प्यारे बच्चों मध्य का दिन नहीं होता है? अरे भाई, किसी महिला में जिसमें 28 दिन का रजचक्र है तो 14वें दिन तो उसके रजचक्र का बिल्कुल मध्य का दिन होगा ना? नहीं होगा यार। तो मध्य वाले दिन, अच्छा ये जो ओवुलेशन है ना वो केवल एक दिन की घटना है। और कौन से दिन की घटना है? 14वें दिन की। किसी महिला का रजचक्र जिसका 1 तारीख को हुआ है तो 14 तारीख को ये घटना घटित होगी। कौन सी? अंडोत्सर्ग। अब कैसे घटित होगी वो सुनिए। तो इस समय क्या होता है, याद रखना, FSH और LH ये 2 हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये दोनों हार्मोन अपने उच्च स्तर पर होते हैं। कौन से दिन? रजचक्र के बिल्कुल मध्य में अपने उच्च स्तर पर होते हैं। और जब LH हार्मोन अपने उच्च स्तर पर होता है ना तो हम इस घटना को LH सर्ज के नाम से जानते हैं। LH सर्ज एक टर्म आप याद रखना कि LH सर्ज क्या है। तो आपका आंसर है कि जब रजचक्र के मध्य में या 14वें दिन LH हार्मोन अपने उच्चतम स्तर पर होता है तो हम इसे LH सर्ज कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि रजचक्र के बिल्कुल मध्य में पीयूष ग्रंथि के द्वारा ज़्यादा मात्रा में कौन सा हार्मोन रिलीज किया जाता है? LH हार्मोन। तो ये कई बार नीट में भी पूछा गया है कि LH हार्मोन का उच्च स्तर कितने दिन कौन से दिन होता है? तो आपका राइट आंसर 14 दिन है। कहीं कहीं आपको 13 दिन भी मिलेगा, लेकिन इसका जो ऑथेंटिक राइट है वो 14वें दिन ही है, क्योंकि NCERT बुक में 14 दिन लिखा हुआ है रजचक्र के बिल्कुल मध्य में। तो आपको राइट आंसर 14 दिन ही मानने हैं भाई। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है नीट में कि जो LH सर्ज है वो कौन से दिन की घटना होती है, तो आपका आंसर है 14वें दिन की घटना। ये आपका आंसर है, नीट में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो अब ये LH क्या करता है, सुनिए मेरी बात को। ये LH क्या करता है भाई, ये जो ग्राफियन पुटिका है इसके पास जाता है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। और इसकी जो थीका एक्सटर्ना इंटरना परत होती है ना, उन परतों को नष्ट कर देता है, जिससे द्वितीयक oocyte इस ग्राफियन पुटिका से बाहर निकल जाता है। और इसी घटना को आप क्या बोलते हैं लालाओ? अंडोत्सर्ग बोलते हैं। बताओ, बताया था नहीं बताया था? तो अंडोत्सर्ग होता है रजचक्र के कौन से दिन? 14वें दिन, बिल्कुल मध्य में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका नाम क्या था? द्वितीयक oocyte। और मैंने कहा था कि अंडाशय से द्वितीयक oocyte फैलोपियन नलिका के एम्पुला भाग में जाता है, और यदि वहाँ पर उस समय स्पर्म आ गया, शुक्राणु आ गया, तो निषेचन हो जाता है। ये मैंने आपको बात बताई थी, ठीक है। तो ये अंडोत्सर्ग की घटना हो गई। रजचक्र के कौन से दिन होती है? 14वें दिन होती है, बिल्कुल मध्यम होती है। कौन से हार्मोन की वजह से? LH हार्मोन की वजह से। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है भाई। तो ये ओवुलेशन हो गया 14वें दिन, द्वितीयक oocyte ग्राफियन पुटिका से बाहर निकल गया। कौन से हार्मोन की वजह से निकला? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से, है ना। अब आते हैं पश्च अंडोत्सर्ग पे, ये आपको और समझनी है, तब आपका ये पूरा टॉपिक लिंक हो जाएगा, ठीक है। पश्च अंडोत्सर्ग खुद कह रहा है कि अंडोत्सर्ग के बाद की प्रावस्था।
तो मैंने आपको अंडाशय की संरचना को बहुत अच्छी तरीके से समझाया था। तो जो अंडाशय की संरचना थी ना, वही सारे कंसेप्ट इसके भी हैं। कि वो ये कहता है कि भाई जब अंडोत्सर्ग हो गया तो अब क्या होगा, तो आपको पता है ना। अच्छा, आप पहले तो ये बोलेंगे कि यह प्रावस्था 15 से 28वें दिन की है। 15 तारीख से स्टार्ट होगी क्योंकि 14 तारीख को ओवुलेशन वाली घटना होती है। 15 तारीख से पश्च अंडोत्सर्ग स्टार्ट हुई और कौन सी तारीख तक, लास्ट 28 तारीख तक ये घटना चलेगी। तो देखो हो गए ना 28 दिन, आपको बात समझ में आ गई। तो ये दिनों का क्लासिफिकेशन भी आपको याद रखना, ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी प्रावस्था कितने दिन तक चलती है। तो 15 से 28 दिन तक कौन सी प्रावस्था चलती है, पश्च अंडोत्सर्ग चलती है। इस दौरान क्या होता है, अब मैंने आपको बताया था इस दौरान क्या होता है कि जो ग्राफियन पुटिका होती है अपने अंदर से जब द्वितीयक oocyte को निकाल देती है तो ये किस में बदल जाती है, कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाती है। किस में बदल जाती है, कॉर्पस ल्यूटियम में। अब आप अंडाशय की संरचना को देखना, वहाँ जो ग्राफियन पुटिका थी जब उसने द्वितीयक oocyte को निकाला था तो उसके जस्ट बाद वो क्या बना रही थी, कॉर्पस ल्यूटियम। और यही कॉर्पस ल्यूटियम आपके लिए मुख्य रूप से दो हार्मोन का स्रावन करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। कौन से हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो आप बताइए कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो कौन से हार्मोन स्रावित कर रही है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। अब ये हार्मोन कहाँ जाएंगे, गर्भाशय की एंडोमेट्रियम के पास जाएंगे और उस एंडोमेट्रियम को दोबारा से तैयार कर देंगे जैसे वो पहले थी। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि जब कॉर्पस ल्यूटियम बन जाती है तो ये कौन से हार्मोन बनाती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। और मैंने कहा तो था भाई पहले ही कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ऐसे हार्मोन होते हैं जो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम को मेंटेन करते हैं। जब यार मादा के शरीर में ये हार्मोन बनने लग गए तो बताइए दोबारा वो परत बनेगी कि नहीं बनेगी, बनेगी ना एंडोमेट्रियम। तो बन गई। आगे बात समझ में, ठीक है। अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी तो बात स्टार्ट हुई है। अभी तो मैं वापस यहाँ पे पहुँचना है। अभी तो मैंने आपको कितना बताया है कि कॉर्पस ल्यूटियम इन हार्मोन का स्रावन करती है जो एंडोमेट्रियम परत को दोबारा से बना देते हैं। अब एक बात पे जरा रुको थोड़ा, समझो आप मेरी बात को। जो टर्निंग पॉइंट है वो समझो आप, टर्निंग पॉइंट समझिए। मैं पहले आपको कुछ बेसिक देता हूँ। एंडोमेट्रियम एक ऐसी परत होती है गर्भाशय की जो भ्रूण को अपरा के माध्यम से जोड़ने का कार्य करती है। आप समझो पहले मेरी बात को, बेसिक नॉलेज लीजिए। आपको पता है ना कि एक जो भ्रूण होता है वो गर्भ में पलता है, यूट्रस में, गर्भाशय में, ठीक है। तो वो पलता किस माध्यम से, मैं आपको बताऊं कि जो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम है ना, एंडोमेट्रियम परत, वो उस गर्भ को जोड़ती है अपरा के माध्यम से, अम्बलाइकल कॉर्ड के माध्यम से, नाभिनाल के माध्यम से जोड़ लिया। तो बताइए एंडोमेट्रियम परत का काम क्या है, एंडोमेट्रियम परत का काम है भ्रूण का आरोपण करना। आरोपण का मतलब है भ्रूण का जुड़ना। अब आप समझ जाएंगे ना। तो भ्रूण का आरोपण करती है कौन सी परत, गर्भाशय की एंडोमेट्रियम। समझ गए ना आप मेरी बात को। अब एक बात बताओ, तो एंडोमेट्रियम परत का अहम रोल है कि नहीं, बिल्कुल है भाई, ठीक है। अच्छा, भ्रूण कब बनेगा, जब निषेचन हो जाएगा। सुनो मेरी बात, अंड कब निकला था, 14वें दिन। जब किसी महिला में रजचक्र चलता है तो रजचक्र के बिल्कुल मध्य में कौन सी क्रिया होती है, अंडोत्सर्ग, अंड निकलता है। अब एक बात बताओ, जिस समय अंड निकला यदि उसी समय मैथुन क्रिया हो जाए, मैथुन क्रिया, तो स्पर्म और अंड आपस में मिल जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। यदि फर्टिलाइजेशन हो गया तो एक भ्रूण बनेगा
और भाई वो भ्रूण तो एंडोमेट्रियम से जुड़ेगा। तो एक बात बताओ, यदि निषेचन हो गया तो एंडोमेट्रियम परत का काम है कि नहीं, उसकी भूमिका रहनी चाहिए ना। मेरा मतलब है एंडोमेट्रियम का काम है ना यदि निषेचन हो गया तो। आप बोलेंगे सर बिल्कुल है, क्योंकि भ्रूण को आरोपण कौन करेगा फिर। और यदि मैं आपसे एक बात कह दूं कि यार मान लीजिए किसी महिला में 14वें दिन अंडोत्सर्ग हुआ और मैथुन क्रिया नहीं हुई, अर्थात निषेचन नहीं हुआ। अब आप एक बात बताओ, यदि निषेचन नहीं हुआ और अंड 2-3 दिन में नष्ट हो गया और निषेचन नहीं हुआ, तो यार एक बात बताओ, इस एंडोमेट्रियम परत का अब कोई काम है क्या। अरे जिस महिला में निषेचन नहीं हुआ, भ्रूण नहीं बना, तो उस एंडोमेट्रियम परत का कोई योगदान है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल भी नहीं है। योगदान कब था, जब उसमें निषेचन हो जाता, भ्रूण बन जाता। ठीक है, तो जब उस महिला में निषेचन नहीं होता है, क्यों भाई, ये तो देखो लास्ट वाली बात है ना, 15 से 28 दिन, तो निषेचन तो कब हो जाना चाहिए था, लगभग 14 से 16वें दिन तक हो जाना चाहिए था, क्योंकि यही टाइम पीरियड होता है अंड का जीवित रहने का। तो इस समय हो जाता तो ये कॉर्पस ल्यूटियम अपनी अवस्था में बनी रहती। भाई एक बात सुनो, यदि इस दिनों में उस महिला में गर्भाधान हो जाता, निषेचन हो जाता, तो अब एंडोमेट्रियम का काम है, उसको झड़ना नहीं चाहिए। समझ रहे ना आप मेरी बात को। और उसको झड़ने से रोकता कौन है, कॉर्पस ल्यूटियम। क्यों, क्योंकि यही उसको मेंटेन करता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करके। अब आपको बात समझ में आ गई। जब यार उस महिला में निषेचन ही नहीं हुआ, तो इस एंडोमेट्रियम का कोई काम है क्या, नहीं है। तो उसकी तो चले क्या, इस कॉर्पस ल्यूटियम का भी कोई योगदान, कोई काम नहीं है। क्यों, क्योंकि निषेचन ही नहीं हुआ। तो बताऊं पता है क्या होता है, टर्निंग पॉइंट क्या आता है कि यदि इस महिला में निषेचन ना हो, टर्निंग पॉइंट यही है। देखो, यदि उस महिला में निषेचन हो गया ना, तो उसका रजचक्र यहीं पे स्टॉप हो जाता है, दूसरा रजचक्र नहीं चलता। ये मैं आपको बताऊंगा और 11th क्लास में भी मैं आपको उसको बता चुका हूं। ठीक है, देखिए, अब निषेचन नहीं हो तो क्या होता है, जब निषेचन नहीं होता है ना, तो इस कॉर्पस ल्यूटियम का कोई काम नहीं है। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम एक निष्क्रिय संरचना में बदल जाती है, जिसको आप कॉर्पस एल्विकेंस कहते हैं। मैंने आपको अंडाशय में भी बताया था। ठीक है, जब निषेचन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाएगी, और जब कॉर्पस ल्यूटियम नष्ट हो गई तो क्या होगा, सोचो आप क्या होगा यदि कॉर्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाए तो। अरे यार, इन दोनों हार्मोन की निर्माण नहीं होगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का स्रावण नहीं होगा, और जब इनका स्रावण नहीं होगा तो बताइए कमी आएगी कि नहीं आएगी। और यदि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की कमी आ गई तो दोबारा से क्या होगा, दोबारा से एंडोमेट्रियम पिघलना प्रारंभ कर देगी, और आप उसी फेज को दोबारा से क्या बोलेंगे, रज प्रावस्था बोलेंगे। कौन सी प्रावस्था बोलेंगे, रज प्रावस्था। तो आप देखिए, जहां से हमने स्टार्ट किया था हम वापस वहीं पे पहुंच गए, वापस वहीं पे पहुंच गए। इसी को बोलते हैं आर्तव चक्र या रज चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल या ऋतुस्राव चक्र। आई बात समझ में नहीं आई। ठीक है, ये सिस्टम होता है भाई आर्तव चक्र का। समझ रहे आप मेरी बात को। ठीक है, ये सिस्टम होता है आर्तव चक्र का, ऐसे चलता है। एक बार मैं फिर रिवाइज करा दूं, जरा ध्यान सुना आप इसको। देखो, सबसे पहले रज प्रावस्था से स्टार्ट करो। आप बोलेंगे कि जब मादा शरीर में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की कमी हो जाती है तो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम की फंक्शनल परत झड़ जाती है और रक्त के रूप में बाहर निकलती है। और ये कितने दिन तक की प्रावस्था है, 3 से 5 दिन तक की, मतलब इस समय पूरी एंडोमेट्रियम झड़ जाती है। अब आती है पुटकीय प्रावस्था। आप बोलेंगे सर ये 6 से 13 दिन की प्रावस्था है। इस प्रावस्था के दौरान FSH हार्मोन निकलता है जो पुटका को परिपक्व पुटका में बदल देता है, और जिससे एस्ट्रोजन निकलता है और वो एंडोमेट्रियम को दोबारा बनाना प्रारंभ करता है, क्योंकि वो पहले नष्ट हो चुकी थी। अब दोबारा क्यों बनाता है, क्योंकि इसको पता होता है कि भाई आगे अंडोत्सर्ग होगा, और यदि निषेचन हो गया तो एंडोमेट्रियम का काम है, तो ये उसकी प्री प्लानिंग करता है, बनाना चाहिए उसको, तो ये बनाना प्रारंभ कर देता है। तो 14वें दिन क्या होता है, LH हार्मोन ज़्यादा निकलता है,
और LH हार्मोन क्या करता है, ग्राफियन पुटका को तोड़कर द्वितीयक oocyte को बाहर निकाल देता है, इसे हम अंडोत्सर्ग कहते हैं। यदि इस समय निषेचन हो गया तो युग्मनज या भ्रूण बन जाएगा, है ना, ठीक है। तो अब अंडोत्सर्ग के बाद क्या हुआ कि यह 15 से 28 दिन की अवस्था होती है। इस समय जो ग्राफियन पुटका थी वो किस में बदल जाती है, कॉर्पस ल्यूटियम में। और कॉर्पस ल्यूटियम किसका निर्माण करती है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का। और ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन है वो क्या करते हैं, वे पूरी एंडोमेट्रियम को बना लेते हैं। क्यों बनाते हैं वो, क्योंकि उनको पता होता है यार ओवुलेशन हो गया है, क्या पता निषेचन हो गया हो और भ्रूण बन जाए, तो भ्रूण का आरोपण करने के लिए एंडोमेट्रियम जरूरी है, तो ये एंडोमेट्रियम को कंप्लीट बना देते हैं। अब इनको पता चला कि यार निषेचन तो हुआ ही नहीं है, तो वो कहते हैं यार जब निषेचन ही नहीं हुआ तो यार एंडोमेट्रियम का काम क्या है, कुछ नहीं है। या कॉर्पस ल्यूटियम खुद सोचता है कि यार मेरा कोई काम नहीं है, यदि निषेचन हो जाता तो मैं रहता, और यदि निषेचन नहीं हुआ है तो मेरा कोई काम नहीं है। तो ये क्या करती है, ये कॉर्पस एल्बिकेंस में बदल जाती है, जिससे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का निर्माण रुक जाता है। और जब इनका निर्माण रुक गया तो यार मादा शरीर में कमी हो तो गई, तो दोबारा से क्या होता है, रज चक्र प्रारंभ हो जाता है। और आपको मैं बता दूं कि महिला में जब तक निषेचन नहीं होता है तब तक 13 साल की एज के बाद हर महीने रज चक्र चलता रहता है, हर महीने रज चक्र चलता रहता है, ठीक है। और एक पॉइंट जो मैंने आपको 11वीं क्लास में भी बताया था कि रज चक्र का अगले महीने में रुक जाना प्रेगनेंसी का द्योतक होता है, प्रेगनेंसी का चिन्ह होता है। आपको मैं 11वीं क्लास में बताया था, आप फिर बता रहा हूँ। आपने घर परिवारों में सुना होगा कि भाई 2 महीने का बच्चा है, 3 महीने का बच्चा है, या 3 महीने से है, 2 महीने से, ऐसे साथ। यार देसी शब्देश में ऐसी कोई शर्माने वाली क्या बात है, आप नहीं जानते क्या? मैं आपसे पहले ही कहता रहता हूँ कि इन चीज़ों में भाई ऐसी कोई बात नहीं है जिससे आप थोड़ा ऐसे असहज महसूस करें, ठीक है। ये नॉर्मल सी बात है। अरे बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा इनका, तो और क्या आर्ट्स वाले पढ़ेंगे क्या इनको? ये क्यों रखें टॉपिक में, इसलिए तो रखें ताकि आपको हर चीज़ के बारे में पता चले, ठीक है। सुनिए, प्रेगनेंसी का पता रज चक्र के स्टॉपेज से लगता है, सामान्य घरेलू उपाय मतलब ये, ठीक है। पता चल जाता है कि नेक्स्ट महीने यदि रज चक्र अपने टाइम से नहीं आ रहा है और उसने यदि पहले महीने मैथुन क्रिया की है तो वो प्रेगनेंसी का साइन है, प्रेगनेंसी का चिन्ह होता है, ठीक है। क्योंकि अब भी आप खुद समझ होंगे। अब देखो, यदि यहाँ पर निषेचन हो जाता तो बताओ ये एंडोमेट्रियम परत काम आती कि नहीं आती? तो एंडोमेट्रियम उसका आरोपण करती ना। तो मेरे यार प्यारे बच्चों एक बात बताओ, जब एंडोमेट्रियम का काम है तो वो क्यों पिघलेगी फिर? अरे वो जड़ेगी क्या? नहीं जड़ेगी ना। और जब तक वो एंडोमेट्रियम नहीं जड़ती है तब तक रज चक्र नहीं होता। तो सिंपल सी बात है, यदि अगले महीने रज चक्र नहीं आए तो प्रेग्नेंट, और आता है तो नॉट प्रेग्नेंट, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये इसी रज चक्र पर डिपेंड करता है, ठीक है भाई। तो कॉर्पस ल्यूटियम का अहम रोल होता है इसमें, जो कौन से हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्रावन करता है, ठीक है भाई। तो ये था आपका आर्तव चक्र या रज चक्र, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ इसका एक डायग्राम, कि आपको इसका डायग्राम कैसे बनाना है। एक सिंपल सा इसका डायग्राम है भाई, एक बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है। देखो, आप अपनी बुक वगैरह से भी बना लेना, मैं यहाँ पर इसका एक हल्का सा डायग्राम लेके चल रहा हूँ, बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है। देखो, एक आर्तव चक्र का डायग्राम हमें बना के चलना है, और मैं आपको बता दूं कि मैंने जहां आर्तव चक्र लिखा है उसके जस्ट नीचे एक खाली जगह छोड़ी होगी, उसमें आपको डायग्राम बनाना, ठीक है। यहाँ मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, आप बुक से उसका अच्छा वाला डायग्राम बना लेना, बिल्कुल भाई, ठीक है। ये केवल समझने के लिए है। सुनिए भाई, यह एक आर्तव चक्र का डायग्राम है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो बिटवीन 14वां दिन होता है उस दिन हम अपने ऐसे लाइन खींच देते हैं, ठीक है। और मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ 1 तारीख से, ये 5 तारीख हुई, ये 6, 7 जो भी है
ये 14 तारीख चल गई, ये 21 और ये 28, सॉरी 21, ऐसे मैंने डेट लिख दी। एक महिला जिसका 28 दिन का रज चक्र है, ठीक है। अब सुनो, अब होता क्या है भाई, इसमें मैं कुछ कॉलम बना देता हूँ, 4 कॉलम, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 कॉलम है। अब सुनो कितना सिंपल है, ये आपको पता चल जाएगा भी आर्तव चक्र का। पहला जो कॉलम है इसमें हम अपनी एंडोमेट्रियम परत को शो करते हैं, एंडोमेट्रियम परत को। देखो कितनी सिंपल है, मान लीजिए देखो पहले दिन जो है वो एंडोमेट्रियम परत है, एंडोमेट्रियम परत वो पिघलना प्रारंभ करती है ना। अब जब ये पिघलना प्रारंभ करेगी तो यार एक बात बताओ, इसका लेवल थोड़ा घटता हुआ नहीं जाएगा क्या? देखो पहले यहाँ थी, अपने उच्च स्तर पे थी, एंडोमेट्रियम यहाँ तक थी, अब धीरे धीरे ये पिघलना प्रारंभ हुई और मान लीजिए 5 तारीख तक ये पूरी पिघल कर बाहर निकल गई, ठीक है भाई, एंडोमेट्रियम। अब 6वें 7वें दिन क्या होता है, ये धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाने लगती है, क्योंकि इस समय एस्ट्रोजन हार्मोन बनने लग जाता है ना ग्राफियन पुटका से। तो 12वें 13वें दिन ये मतलब खूब बड़ी हो जाती है धीरे धीरे, ठीक है, अपने लेवल को और बढ़ाती रहती है। अब 21वें दिन क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन निकलने लग जाता है, तो फिर तो ये अपने आकार में पूर्ण वृद्धि कर लेती है और एक कंप्लीट एंडोमेट्रियम बन जाती है। अब आप समझ गए होंगे इस घटना को। देखो ये पहले दिन से ये घटना प्रारंभ हुई और घट घट कर 5 दिन तक पूरी समाप्त हो गई एंडोमेट्रियम, केवल फंक्शनलिस। अब धीरे धीरे ये या यूँ मान को कुछ दिन तक ऐसे चलती है, समान लेवल पर चलती है, आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर ये जब एस्ट्रोजन हार्मोन निकलने लग जाता है तो ये अपने आकार में थोड़ा सा बढ़ाव ले लेती है एस्ट्रोजन हार्मोन से। और जब 21वें दिन पता है क्या होता है, 21वें दिन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा निकलता है कॉर्पस ल्यूटियम से, तो उस समय ये एंडोमेट्रियम पूरी वृद्धि कर जाती है। तो एक कॉलम में तो आपका ये आएगा एंडोमेट्रियम। अब दूसरे कॉलम में आप ले लीजिए FSH और LH हार्मोन, कोई सा भी ले सकते हैं आप, ठीक है, चाहे तो आप यहाँ पे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ले लीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक है भाई। चलिए एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ले लेते हैं। तो सुनो भाई एक बात बताओ, एस्ट्रोजन पहले निकलना प्रारंभ हो जाएगा ना, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन तो अंडोत्सर्ग के बाद निकलता है ना कॉर्पस ल्यूटियम से, 21वें दिन अधिक होता है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन तो 7वें 8वें 9वें 10वें दिन से निकलने लग जाता है ना। तो देखिए ये एस्ट्रोजन है, पहले तो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा ना इन दिनों में, क्योंकि कोई सोर्स नहीं है इसका, 0 लेवल होगा। ऐसे ही किसका, जो क्या बोलते हैं उसको, प्रोजेस्टेरोन, इसका भी बिल्कुल 0 लेवल चलेगा भाई, ठीक है। तो ये एस्ट्रोजन अब धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है एस्ट्रोजन हार्मोन, क्योंकि 6वें 7वें दिन से निकलने लग जाता है, ठीक है, और अपने लेवल पर बढ़ जाता है ये एस्ट्रोजन हार्मोन, बराबर चलता हुआ धीरे ऐसे हो जाता है, ठीक है। अब जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो तो बिल्कुल 0 लेवल पर चलेगा यहाँ तक, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है 14वें दिन के बाद तक। लेकिन जब ये 14 दिन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम इसको बनाने लग जाती है तो 21वें दिन ये अपनी अधिकतम स्तर को प्राप्त कर लेता है। देखो 21वें दिन जो ये प्रोजेस्टेरोन है वो अधिक हो जाता है। आप किताब में जब डायग्राम देखेंगे तो उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा बिल्कुल, ठीक है भाई। एस्ट्रोजन हार्मोन तो ग्राफियन पुटका से निकलने लग जाता है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल यहाँ पे बढ़ा हुआ रहेगा ना। देखो ये रहा, ये एस्ट्रोजन हार्मोन है, तो इन दिनों में ज़्यादा बढ़ेगा ना, और प्रोजेस्टेरोन तो बिल्कुल 0 लेवल पर चलता जाएगा। और प्रोजेस्टेरोन 21वें दिन देखो बिल्कुल उच्च लेवल पे हो गया और फिर उच्च ही चलता है, और एस्ट्रोजन थोड़ा कम हो जाता है। तो एक कॉलम इसके लिए रिजर्व है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लिए। अब जो तीसरा कॉलम है ना, इसमें आप पुटिका वाली कॉलम ले लीजिए। पुटिका जैसे ये प्राथमिक पुटिका है, ये द्वितीयक पुटिका हो गई, है ना भाई, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। अब ये बन गई क्या,
ये बन गई लाला ग्राफियन पुटका। क्या बन गई ये? ग्राफियन पुटका। अब ये 14वां दिन है ना, और 14वें दिन क्या होता है? अंडोत्सर्ग। तो आप 14वें दिन ऐसे कर देंगे, ये आपकी ग्राफियन पुटका थी और इससे आपने क्या निकाल दिया? ये द्वितीयक oocyte। देखो 14वें दिन निकल रहा है ना, तो ये अंडोत्सर्ग की क्रिया ही तो होती है 14वें दिन। तो ऐसे बनाने ये डायग्राम आपको बिल्कुल दिनों के हिसाब से। देखो 12वें 13वें दिन ये लगभग ग्राफियन पुटका बन जाती थी और 14वें दिन इसमें अंडोत्सर्ग हो रहा है। अब इसके बाद क्या होगा? ये बन गई ना कौन? कॉर्पस ल्यूटियम। बन गई ना कॉर्पस ल्यूटियम। अंडोत्सर्ग के बाद ही तो बनती है। फिर ये 21वें दिन ज़्यादा मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित करेगी, ठीक है। और जब ये नष्ट हो जाती है तो किस में बदल जाती है? कॉर्पस एल्बिकेंस में। तो ये पुटका वाला कॉलम हो गया। आप देख लेना किताब में, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। अब जो लास्ट वाला है ना, उसमें कौन सा हार्मोन रहे आपके? FSH और LH। देखो 4 तो हार्मोन है 2-2 के जोड़े में। FSH और LH का जोड़ा था और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का जोड़ा था। एक कॉलम एंडोमेट्रियम परत को शो करेगा और एक कॉलम पुटकाओं की वृद्धि को शो करेगा। यही आपका आर्तव चक्र का आरेख है। देखो अब इसमें मैं यहाँ बात करूँ FSH और LH की, तो बताओ LH हार्मोन तो 14वें दिन निकलता है ना ज़्यादा, और FSH 6वें दिन से स्टार्ट हो जाता है ना। तो आपका जो FSH है वो तो पहले से स्टार्ट होगा ज़्यादा। अब 5वें 6वें दिन ये ज़्यादा होगा और ज़्यादा चलता जाएगा। 14वें दिन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, फिर इसका लेवल बिल्कुल 0 होता जाएगा, इसका कोई काम नहीं है। ये तो FSH है। अब LH की बात करें तो LH लेवल बिल्कुल निम्न होता है और 14वें दिन ये अपने उच्चतम स्तर पर होता है, उच्चतम। फिर धीरे धीरे इसका लेवल कम हो जाता है। तो ये अपने उच्चतम स्तर पर ना 14वें दिन कौन सा हार्मोन? LH हार्मोन। क्योंकि मैंने कहा था FSH और LH अपने उच्चतम स्तर पर कौन से दिन होते हैं? रज चक्र के 14वें दिन। तो 14वें दिन वाली ये लाइन है, तो मैंने उच्च स्तर शो कर दिया इनका। तो ये आर्तव चक्र का एक डायग्राम है भाई, ठीक है। तो आपको ये डायग्राम यहाँ से नहीं बनाना है, मैंने थोड़ा इसको जल्दी बनाया है थोड़ी टाइम की वजह से, ठीक है। समझ रहे हैं आप बात को? लेकिन आपके समझने के लिए ये काफ़ी है। जब आप किताब में इसका डायग्राम देखेंगे, बनाएंगे, तो आप समझ जाएंगे कि आखिर ये डायग्राम हमसे क्या कहना चाह रहा है। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। देखो याद कीजिए, आर्तव चक्र में, रज चक्र में 4 चीज़ें हैं। एक तो आपकी एंडोमेट्रियम में घटा बढ़ी होती है, एंडोमेट्रियम परत में। एक आपकी पुटिकाओं में चेंजमेंट होता है, 2 घटनाएं। एक आपके FSH और LH हार्मोन में चेंजमेंट होता है। एक आपके एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन में चेंजमेंट होता है। बताइए ये 4 घटनाएं हैं कि नहीं? तो आप 4 कॉलम बांट दीजिए ना, और ये दिन बांट दीजिए, ठीक है। बीचों बीच में 14वां दिन आ जाएगा। समझ गया अब आप बात को? अब आप दिनों के हिसाब से आप इसको बना लीजिए। पहले आप एंडोमेट्रियम बनाइए, फिर एंडोमेट्रियम को बनाने का काम कौन करता है? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। तो उसके जस्ट ऊपर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वाला लेवल ले लीजिए, तो आपको किताब में आराम से पता चल जाएगा कि कौन कहाँ बढ़ रहा है, कौन कहाँ घट रहा है। फिर तीसरा आप पुटिकाओं को वृद्धि करता वो ले लीजिए। 14वें दिन अंडोत्सर्ग है, तो यहाँ अपने आप दिख रहा है आपको अंडोत्सर्ग। उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है, तो कॉर्पस ल्यूटियम बन रही है। समझ में आ गई? लास्ट अब इन पर कंट्रोल कौन से हार्मोन का है? FSH और LH का। तो सबसे ऊपर FSH और LH। तो ये आरेख है भाई। आई बात समझ में? नहीं आई? ठीक है। तो ये आपका आर्तव चक्र है भाई, ठीक है। समझ रहे आप मेरी बात को? तो आर्तव चक्र में जो ओवुलेशन की क्रिया है वो कौन से दिन होती है? 14वें दिन होती है। अब यहाँ आपको कुछ पॉइंट याद करने जो मोस्ट हैं कि LH हार्मोन 14वें दिन उच्च स्तर पर होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन 21वें दिन अपने उच्च स्तर पर होता है। ऐसे पॉइंट अपने नीट में पूछे जाते हैं भाई, ये क्वेश्चन, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक है। तो इस डायग्राम को आप बना लेना अपनी बुक से और इसके नामकरण वगैरह कर लेना और धीरे उसको समझ लेना, ठीक है। यदि आपको नहीं आता तो मेरे से पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है भाई। चलिए, तो ये आपका एक टॉपिक कंप्लीट हुआ आज का, जिसको आप मेंस्ट्रुअल साइकिल या रज चक्र कहते हैं भाई, ठीक है। अब हमेशा की भांति आपसे क्वेश्चन,
क्वेश्चन अच्छा सा पूछ लूँ, है ना? तो आप मुझे बताना। एक, अरे यार अच्छा सा क्वेश्चन दूँ मैं, मुझे याद नहीं आ रहा। चलिए ठीक है। 100 अंडाणु बनाने के लिए कितनी द्वितीयक जनन कोशिका की आवश्यकता होगी? क्वेश्चन क्या है? 100 अंडाणु बनाने के लिए आपको कितनी द्वितीयक जनन कोशिकाओं की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर मुझे कीजिए, ठीक है? और बाकी बातें करते हैं कल।